चैप्टर 1 में से मैंने सिर्फ कुछ एक पार्ट अभी पढ़ा है, आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी भी। चैप्टर 1 कुछ एक पार्ट पढ़ाऊंगा जो पार्ट इजी है, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, हमारे इंडिया में जो लॉ बने हैं इनके सोर्सेज क्या हैं। कुछ सोर्स हमारे ब्रिटिश है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, तो उनके जो बनाए हुए लॉ हैं हमने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया उन लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज करके। मतलब इसीलिए देखते हैं ना, बहुत सारे लॉ जो हैं वो कहाँ से बने हैं, 1947 से पहले के बने हैं, लेकिन 1947 के बाद भी वो चले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने उनको अमेंड कर लिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको अडॉप्ट कर लिया हमने एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ लॉ तो यहां से बन गए हमारे, कुछ लॉ हमारे 1947 के बाद जो पार्लियामेंट बनी उस पार्लियामेंट ने पास करके लॉ बनाए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कस्टम में थी, जो रीति रिवाजों और इन सब चीजों से हमने फॉलो करनी स्टार्ट करी, तो कस्टम भी हमारे क्या बन गए, सोर्सेज ऑफ लॉ बन गए। इंडिया में लॉ बनाने का मेन सोर्स बन गए हमारे कस्टम्स, क्योंकि कस्टम जो पहले चलते आ रहे थे उन्हीं को क्या बना दिया गया, आगे जाके लॉ बना दिया गया, उन्हीं चीजों के ऊपर लॉ बना दिया गया। और लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो हम हिंदू हैं या मुस्लिम है या अलग अलग कम्युनिटीज हैं। अब हिंदू है तो हमारे लिए वेद इंपॉर्टेंट है, तो वेदों के अकॉर्डिंग, वेदों को ध्यान में रख के बहुत से लॉ इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, वेदों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे मैरिज एक्ट है, जैसे मैरिज एक्ट है तो किसके अकॉर्डिंग बना है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बना है ना, जो वेदों में लिखा था और इस तरह से बना है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हिंदुओं में सिर्फ एक ही शादी अलाउड है, दूसरी करनी है तो पहले तलाक देना पड़ेगा और फिर दूसरी पॉसिबल है। जबकि मुस्लिम्स में अलग लॉ है, वहां पे तो 3 शादियां इस तरह से अलाउड है। ये जो भी चीजें चल रही हैं वो किस वजह से हैं, उनके लॉ ऐसे हैं, उनके जो लॉ है उसमें ये अलाउड किया गया इसीलिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं है, एक ऐसा लॉ जो यूनिफॉर्मली सब पे एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है। जैसे इनहेरिटेंस है कि मरने के बाद आपकी वसीयत बनी हो चाहे ना बनी हो, कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। अब हिंदुओं में अलग तरीका है और मुस्लिम्स में अलग तरीका है, या बाकी कम्युनिटी में अलग तरीका है उसको डिवाइड करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अगर केस आएगा हिंदुओं से रिलेटेड तो हिंदू लॉ फॉलो किया जाएगा, मुसलमानों से रिलेटेड है तो मोहम्मडन्स लॉ है जो कुरान और इन सब चीजों से बने हैं, इन लॉ को फॉलो किया जाएगा। तो इसी चीज के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है कि इंडिया में जितने भी लॉ बने हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, इंडिया में जितने भी लॉ बने हैं इनके सोर्सेज क्या हैं। तो कह रहे कि 2 तरह के सोर्सेज है इंडिया में, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। तो प्राइमरी सोर्सेज सबसे पहले हमारे कस्टम्स थे, कस्टम्स को हमने धीरे धीरे क्या कर दिया, लॉ में चेंज कर दिया। जो हमारे यहाँ पे कस्टम्स फॉलो होते थे उनको धीरे धीरे हमने लॉ में चेंज कर दिया। दूसरा, जज की दी हुई डिसीजंस और जज की दी हुई प्रेसिडेंट, भाई जुडिशियल प्रेसिडेंट या जज ने जो बातें बोली हैं कोर्ट में, जो डिसीजंस दिया है, उनको क्या कर दिया गया, उन्हीं की चीजों के ऊपर लॉ बना दिया गया, उनको एज ए लॉ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। स्टैच्यूअर लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास करके पार्लियामेंट से उसको भी क्या कर दिया, लॉ बना दिया। तो सोर्स हो गया ये भी किस चीज का, इंडिया में जो लॉ बने हैं उनका। और लास्ट, पर्सनल लॉज, जैसे हिंदू और मोहम्मदन लॉ। तो हिंदू है तो हिंदुओं के लॉ हैं, और मुसलमान है तो मुसलमानों के अपने लॉ हैं, मुस्लिम्स के अपने लॉ हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो किया जा रहा है। तो पहली जो उसने लाइन लिखी है वो इसी तरह से लिखी है, सोर्सेज ऑफ लॉ का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है अलग अलग सिचुएशन बेसिस पे। देयर आर एज मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सप्रेशन सोर्सेज ऑफ लॉ एज देयर आर स्कूल्स एंड थ्योरीज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो कह रहे जितनी थ्योरीज हैं, जितने स्कूल्स हैं, उतनी ही क्या है, डेफिनेशन है सोर्सेज ऑफ लॉ को पढ़ने की। स्कूल्स मतलब वो जो स्कॉलर्स थे, जो ये बड़े बड़े लोग थे, इनको इनके ये जो स्कूल्स वगैरह ये कहते थे इनको स्कॉलर्स वगैरह। द जनरल मीनिंग ऑफ वर्ड सोर्स इज ओरिजन। तो सोर्स का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग, ओरिजन किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, कोई चीज कहां से लाई जा रही है, सोर्स क्या है। देयर इज ए डिफरेंट ऑफ ओपिनियन अमंग द जूरिस्ट अबाउट द ओरिजन ऑफ लॉ। लेकिन ये जो लॉ बनाने वाले हैं या लॉ को समझने वाले हैं, हर किसी के अकॉर्डिंग क्या है, सोर्स ऑफ लॉ का मीनिंग अलग है। वेदास एंड कुरान्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लिए वेद, मुस्लिम है तो उनके लिए कुरान, यही है किस चीज के, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। जब रिटर्न में भी कुछ भी नहीं था तब भी किसको चीज को फॉलो किया जाता था, वेदों को फॉलो किया जाता था ना। तो आपने पुराने टाइम में देखा होगा राजा महाराजा जो थे वो किसके अकॉर्डिंग काम करते थे,
वेदों के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। मुस्लिम है तो कुरान के अकॉर्डिंग चलता था। द मॉडर्न इंडियन लॉ एज एडमिनिस्ट्रेटेड इन कोर्ट इज राइट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लेकिन आज के टाइम का जो लॉ है जो कोर्ट में फॉलो किया जा रहा है वो एक सोर्स से ड्राइव नहीं हुआ है, उसके वेरियस सोर्सेज हैं। एंड दीज सोर्सेज फॉल अंडर फॉलोइंग टू हेड। और इन सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज मतलब जो ओरिजिनली हमने एज इट इज ले लिए। सेकेंडरी मतलब जो पहले कहीं किसी और के थे, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया तो वो सेकेंडरी है। जैसे ब्रिटिश वालों को हमने अडॉप्ट किया तो वो क्या है, सेकेंडरी है। वेदों कुरानों से हमने लॉ बनाया, ये क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि वेद हमारे थे और हमने उन्हीं से लॉ बनाया, कहीं और से नहीं उठाया है। तो दो सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, पहला प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। अब प्राइमरी में चार है, पहला कस्टम, दूसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट, तीसरा स्टैच्यू और चौथा पर्सनल लॉ। अब तीसरा इसमें सबसे आसान है क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंडिया में लॉ बनाने का तरीका क्या है, पार्लियामेंट से बिल पास कराओ, एक्ट बनाओ, वो क्या बन गया, लॉ बन गया। तो तीसरे पे ही आ जाते हैं, सबसे सिंपल को पहले करते हैं। सोर्स स्टैच्यूज और लेजिस्लेशन। पेज नंबर देख लेना भाई, जो भी हो, है नहीं ना इसीलिए कह रहा हूं, देख लेना। स्टैच्यू और लेजिस्लेशन, लॉ जो पास हुए कहां से, पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से। जुडिशियल प्रेसिडेंट के बाद डॉक्टर आइन है, डॉक्टर आइन के बाद टॉपिक है, डॉक्टर आइन के बाद टॉपिक दिया हुआ है। स्टैच्यू और लेजिस्लेशन, हमारे लॉ जो पार्लियामेंट से पास हुए हैं या स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुए हैं वो भी हमारे क्या है, सोर्सेज हैं किस चीज के, इंडियन लॉ के। लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन डिक्लेरेशन और प्रोमुलेशन ऑफ लीगल रूल बाय एन अथॉरिटी ड्यूली एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट बिहाफ। तो लेजिस्लेशन वो सोर्स ऑफ लॉ है जो लॉ क्या करता है, बनाता है और उसे डिक्लेयर करता है। डिक्लेरेशन एंड प्रोमुलेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय एन अथॉरिटी ड्यूली एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट बिहाफ। वो अथॉरिटी जिसके पास पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल रूल्स को बनाने की, लीगल रूल्स को डिक्लेयर करने की, वही क्या कहलाता है, लेजिस्लेशन कहलाता है या लेजिस्लेचर कहलाता है। तो लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ जो कंसिस्ट है किसमें, डिक्लेरेशन एंड प्रोमुलेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय एन अथॉरिटी ड्यूली एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस बिहाफ। इट इज समटाइम कॉल्ड जस्ट स्क्रिप्टम मतलब रिटन लॉ एज कॉन्ट्रास्टेड विद कस्टमरी लॉ जस्ट नॉन स्क्रिप्टम अनरिटन लॉ। अभी कह रहे कि ये रिटन लॉ है किसके, अगर हम कस्टम को देखें तो हमारे कस्टम अनरिटन है, क्योंकि कस्टम तो हमारे चलते जा रहे हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना ये कस्टम है, तो ये फॉलो होता जा रहा है, ये रीति रिवाज है जो फॉलो किया जा रहा है। अगर हिंदुओं की शादी है तो 7 फेरे होंगे, ये रिवाज है जो हमारे वेदों में और बाकी चीजों में लिखी है, जिसको एज इट इज फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो कस्टम है, कहीं लिखे थोड़ा हुए हैं, तो यही चीजों को फॉलो किया जा रहा है। तो लेजिस्लेशन इज ए सोर्स ऑफ लॉ। इट इज समटाइम कॉल्ड जस्ट स्क्रिप्टम एज कॉन्ट्रास्टेड विद कस्टमरी लॉ, कस्टमरी मतलब कस्टम वाले लॉ, और जस्ट नॉन स्क्रिप्टम अनरिटन लॉ। सेलमन प्रेफर टू कॉल इट एज ए इनेक्टेड लॉ। तो सेलमन ने कहा ऐसा एक्ट जो इनेक्ट किया गया है, जो बनाया गया है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, स्टैच्यू और लेजिस्लेशन। स्टैच्यू लॉ और स्टैच्यूरी लॉ इज व्हाट इज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन इज आइदर सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। कह रहे स्टैच्यूरी लॉ वो लॉ जो लॉ किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बना है, मतलब जिसको क्रिएट करने वाला कोई है, जिसको बनाने वाला कोई है। जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेशन या तो सुप्रीम होगी या सबऑर्डिनेट होगी। सुप्रीम मतलब जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, जिसको पावर डेलीगेट की गई है वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। जिसको पावर डेलीगेट करी गई है वो सबऑर्डिनेट है, उससे नीचे वाली अथॉरिटी है। जैसे हमारे देश में लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ जगह पे पावर दी गई है रूल्स बनाने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर क्या की गई है, डेलीगेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जिसके पास सुप्रीम पावर नहीं है। जिसको पावर किसने दी, पार्लियामेंट के एक्ट ने दी है। जैसे कंपनीज एक्ट किसने पास किया, पार्लियामेंट ने। अब कंपनीज एक्ट में लिखा गया कि रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब पावर कहां से आई, पार्लियामेंट के लॉ से आई है। मतलब ये सुप्रीम लेजिस्लेशन नहीं है, ये सबऑर्डिनेट है, जिसको पावर दी गई है कुछ एक पर्टिकुलर लॉ बनाने की
कुछ एक पर्टिकुलर चीजें करने की। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड फ्रॉम सोवरन पावर इन स्टेट और विच ड्राइव इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन वो है जिसको पावर कहां से मिली है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है या सोवरन पावर, मतलब उसमें वेस्ट थी वो पावर, स्टार्टिंग से ही बोली गई थी कि ये पावर्स जो हैं ये सोवरन नेचर की हैं और इनको सिर्फ एक्सरसाइज कौन कर सकता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन ही कर सकती है। मेन जो पार्लियामेंट या जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है इंडिया में, सिर्फ वो ही एक्सरसाइज कर सकती है। इट कैन नॉट बी रिपील्ड, एनुअल्ड और कंट्रोल बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इसको कोई रिपील नहीं कर सकता, मतलब पार्लियामेंट को कोई खत्म नहीं कर सकता, या पार्लियामेंट के को जो पावर दी है उस पावर को कोई खत्म नहीं कर सकता। एनुअल मतलब उसको डिक्लेयर इनवैलिड नहीं कर सकता, ना ही इस पावर को कोई कंट्रोल कर सकता, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम अथॉरिटी लॉ बनाने की सिर्फ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट को कोई किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड फ्रॉम एन अथॉरिटी अदर देन सोवरन पावर। कह रहे कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो है जो किसी अथॉरिटी की वजह से लॉ बनाती है, ना कि उसका सोवरन फंक्शन है। सोवरन फंक्शन नहीं है, जैसे गवर्नमेंट का सोवरन फंक्शन नहीं है लॉ बनाना। गवर्नमेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को एग्जीक्यूट कराना है, उसको इंप्लीमेंट कराना है। ये किसका काम है, गवर्नमेंट का। तो यही कह रहे हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट which proceed from any authority other than the sovereign power. It is dependent for its continued existence and validity on some superior authority. Subordinate legislation depend करती है किसके ऊपर, सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी चाहे तो क्या कर सकती है, उस पावर को छीन सकती है ना। पार्लियामेंट लॉ बना के क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज के बाद क्या नहीं बनाएगी, लॉ नहीं बनाएगी। तो इंडिया में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेटिव पावर दी गई है समटाइम जुडिशरी को, एज द सुपीरियर कोर्ट आर अलाउड टू मेक लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ऑन प्रोसीजर। द एग्जीक्यूटिव जिसका मेन फंक्शन क्या है, उस लॉ को एनफोर्स करना है, इज गिवन इन सम केसेस द पावर टू मेक लॉ। देखो उसने तीनों चीजें बता दी। इंडिया में लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर कुछ जुडिशरी को भी दी गई है, सो दैट वो भी क्या बना सके, रूल्स बना सके, रेगुलेशंस बना सके, अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने का कि कोर्ट में क्या प्रोसीजर चलेगा। इसके बाद सेकंड कौन बचा, एग्जीक्यूटिव, जिसका मेन फंक्शन क्या है, लॉ को एनफोर्स करना है, बनाए हुए लॉ को एप्लीकेबल कराना है। इन इज गिवन इन सम केसेस द पावर टू मेक रूल्स। इनको भी कुछ लेवल पे क्या दी गई है, पावर दी गई है, लेकिन क्या बनाने की, रूल्स बनाने की। सच सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज नोन एज एग्जीक्यूटिव और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसी पावर को क्या बोला गया है, जो पावर दी गई है, चाहे वो जुडिशरी को दी गई हो, चाहे एग्जीक्यूटिव को दी गई हो, इसी पावर को क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेशन है, बाकी जुडिशरी को हमने पावर दी, कोर्ट को पावर दी, चाहे हमने एग्जीक्यूटिव को पावर दी, इनको पावर क्या की है, दी गई है, लिखी नहीं गई है इनकी पावर कहीं पे, इनको पावर पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू दी गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो बचे हुए दोनों हैं, जुडिशरी है चाहे एग्जीक्यूटिव है, इनका मेन फंक्शन लॉ बनाना नहीं है, इनका मेन फंक्शन है जुडिशरी का डिसीजन देना है और एग्जीक्यूटिव का लॉ को एनफोर्स कराना है, या जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन करना है उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। म्युनिसिपल बॉडीज इंजॉय by delegation from legislature a limited power of making regulations or bylaws for the area under their jurisdiction. म्युनिसिपल बॉडीज क्या करती है, ये भी इंजॉय करती हैं डेलीगेशंस, मतलब इनको भी कुछ लेवल तक क्या दी गई है, लॉ बनाने की पावर दी गई है। समटाइम स्टेट अलाउ ऑटोनोमस बॉडी लाइक यूनिवर्सिटीज, तो समटाइम स्टेट क्या करता है, अलाउ करता है। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज को भी कि आप भी क्या कर सकते हो, बायलॉज बना सकते हो अपने लिए। जैसे यूनिवर्सिटीज बायलॉज बना सकती हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिशन कैसे दिया जाएगा, पेपर कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये तय कर सकती हैं कौन, यूनिवर्सिटीज, कैसे वहां एडमिशन होगा। इन अवर लीगल सिस्टम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस एंड अदर लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर इन सो फार दे आर ऑथराइज्ड टू डू अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम लेजिस्लेशन, while legislation by various authority, corporation, municipalities under the authority of supreme legislation are सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसने एग्जांपल भी दे दिया कि हमारे लीगल सिस्टम में पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट और प्रेसिडेंट के बनाए हुए ऑर्डिनेंस एंड अदर लॉज,
इन्हीं को क्या दी गई है, सुप्रीम लेजिस्लेशन बोला गया है। जो लेजिस्लेशन अथॉरिटीज ने बनाई गई है, जैसे कॉरपोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, इन्हीं को क्या बोला गया है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला गया। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखो पहला क्या कह रहा है, पहला तो उसने ये बताया कि हमारे देश में लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, तो उसी को क्या बोला गया है, लेजिस्लेशन बोला गया है। अब वो कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन दो तरह की है, या तो सुप्रीम है या सबऑर्डिनेट है। सुप्रीम वो है जिसको पावर कहाँ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जिसकी लॉ मेकिंग पावर सोवरन नेचर की है और कहाँ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। बल्कि सबऑर्डिनेट वो है जिसको अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है किसी सुप्रीम लेजिस्लेशन के द्वारा। तो पार्लियामेंट इंडिया में क्या है, सुप्रीम। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और म्युनिसिपल बॉडीज भी क्या है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है। तो इसने एग्जांपल भी दे दिया, इसने डिवाइड भी कर दिया इस तरह से। ऑर्डिनेंस जब प्रेसिडेंट लॉ बना, मतलब प्रेसिडेंट ने सिर्फ अपनी पावर का यूज करके जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब कोई एक्ट पास किया है तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, एक्ट नहीं कहते हैं। जैसे अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, क्योंकि पार्लियामेंट उस टाइम पे सेशन में नहीं थी और उस चीज पे लॉ जरूरी था, तो हिंदी में कहते हैं अध्यादेश पास कर दिया। जैसे अभी यूपी सरकार ने अध्यादेश पास किया है बिना स्टेट की असेंबली को बुलाए लव जिहाद पे। इसी तरह मध्य प्रदेश ने भी अध्यादेश पास किया है कि वहां पे अभी वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अभी सेशन में नहीं है, तो वहां लॉ वहां से पास नहीं हो सकता। तो जो गवर्नमेंट है उसने रिकमेंडेशन करी किसको, गवर्नर को, कि हमें क्या चाहिए इस चीज पे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लॉ चाहिए और अभी चाहिए। तो गवर्नर को अगर सही लगेगा तो गवर्नर क्या कर देता है, फिर ऑर्डिनेंस पास कर देता है। इसी तरह सेंटर गवर्नमेंट बोलती है, तो सेंटर गवर्नमेंट के कहने पे प्रेसिडेंट को अगर सही लगता है तो प्रेसिडेंट क्या पास कर देता है, ऑर्डिनेंस पास कर देता है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या करना पड़ेगा, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो पार्लियामेंट से आपको पास कराना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब आपको पार्लियामेंट से पास कराना ही पड़ेगा वो। नेक्स्ट आपका दिए गए पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड पर्सनल लॉ ऑफ मोहम्मडन्स। तो ये जो मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं, हमारे अपने पर्सनल लॉ हैं, और हमारे लोग कहाँ से आए हैं ये उसका एग्जाम्पल है। इन मैनी केसेस कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लाइन सारी चीजों को समझा रही है। कह रहे कि कई बार कोर्ट को जरूरत पड़ती है अप्लाई करने की पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज वेयर द पॉइंट एट इशू इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैच्यूटरी लॉ और कस्टम। जहां पे जिस चीज को लेके या जिस पॉइंट को लेके कोर्ट में लोग पार्टीज आई हैं, वो पॉइंट ना तो किसी रिटर्न लॉ में लिखा है, ना किसी कस्टम का पार्ट है, ना तो रिटर्न लॉ में लिखा है और ना ही कस्टम का पार्ट है, बल्कि वो किसी के पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। तो हमें वहां पे क्या अप्लाई करना पड़ता है, पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। इन केस ऑफ हिंदूज देयर पर्सनल लॉ इज टू बी फाउंड इन। अब वो कह रहे कि अगर पार्टीज हिंदू हैं तो उनका पर्सनल लॉ आपको कहां मिलेगा, श्रुति विच इंक्लूड 4 वेदास, स्मृति which are recollection handed down by the rishi or ancient teachings, precepts of God, commentaries written by various ancient authors on these smritis। अब वो कह रहे हैं कि श्रुतिस जिसको हम कहते हैं 4 वेद, जिसमें 4 वेद शामिल किए गए, स्मृति जो इन वेदों को ट्रांसलेट किया गया अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा वो, या फिर जो ऋषि मुनियों ने समझ के अपनी समझ से जो बुक्स लिखी हैं पुराने टाइम पे, उन सबको क्या बोला गया था है, स्मृति। तो स्मृति विच आर रिकलेक्शन हैंडेड डाउन बाय द ऋषि और एंशिएंट टीचिंग्स, प्रिसेप्ट्स ऑफ गॉड्स। प्रिसेप्ट्स ऑफ गॉड मतलब भगवान को मानने वाले जो पुजारी और ये ऋषि और इन चीजों की बात करी गई है। कमेंट्रीज रिटन बाय वेरियस एंशिएंट ऑथर्स। तो जैसे हम बात करें तो तुलसीदास हैं, कबीर जी हैं, इन्होंने क्या किया, कमेंट्री मतलब इन्होंने अपनी फिर भाषा में उस चीज को ट्रांसलेट करके लिखा है जो इन्होंने समझी है, जो इन्होंने समझी है। क्योंकि हम रामायण वो वाली नहीं पढ़ सकते जो वेद व्यास जी और इन्होंने लिखी थी, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत और अलग तरह से लैंग्वेज लिखी जाती थी। तो उनको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, अलग अलग ऑथर्स ने ट्रांसलेट किया। फिर उनको ट्रांसलेट करने के बाद आज अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में एक रामायण नहीं है, काफी बहुत तरह की रामायण हैं। तो अगर आप साउथ में चले जाओ तो उनकी रामायण हमारे से काफी अलग है, क्योंकि उनके जो ऋषि ने उस टाइम पे जो ट्रांसलेट करी थी, पुराने जो कोई भी वहां पे जो ऋषि रहा होगा उसने जो ट्रांसलेशन करी थी उसने अपने हिसाब से करी है। फिर तुलसीदास जी ने, फिर 2-3 को तुलसीदास जी ने पढ़ा
फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके दी हमें हिंदी में, वो जो संस्कृत में लिखा था और जब किसी और चीज में लिखा था उसको ट्रांसलेट करके दिया। तो ये ट्रांसलेशन अलग अलग है, इसीलिए कह रहे हैं कि एक रामायण भी नहीं है, अलग अलग रामायण है। इसी तरह जो कमेंट्री है वो बहुत सारे अलग अलग ऋषियों ने या अलग उनको मानने वालों ने अपने हिसाब से अलग अलग लिखी है, समझ के लिखी है कि क्या चीज चल रही है और क्या नहीं। दीज देर आर 3 मेन स्मृति, कोड ऑफ मनु, ये क्या है, यजनवाल क्या है? जो भी है भाई गूगल कर लेना। हाँ यजनवाल क्या, ठीक है। थर्ड है नराधा। तो 3 चीजें, मनु, यजनवाल क्या एंड नराधा। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लेना भाई गूगल से, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है। Hindus are governed by their personal law as modified by the statute law and custom in all matter relating to inheritance, succession, marriage, adoption, co-partnership, partition of joint family property, pious obligation of son to pay their father debts, guardianship, maintenance and religious and charitable endowment। अब वो कह रहे कि हिंदू गवर्न होते हैं अपने पर्सनल लॉ से, जो मॉडिफाई करके स्टेच्यू बना दिए गए हैं जिन चीजों पे, एज मॉडिफाइड बाय द स्टेच्यू लॉ एंड कस्टम्स, जिनको धीरे धीरे चेंज कर दिया गया, अलग अलग चीजें बना दी गई, एंड कस्टम इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू। अब वो कह रहे कि जो चीजें जिन पे लॉ बनाए गए हैं हिंदुओं को ध्यान में रख के, वो कौन कौन सी चीजें हैं। पहला इनहेरिटेंस, विरासत, सक्सेशन भी यही चीज है कि भाई किसको प्रॉपर्टी जाएगी, उसके बाद सक्सेशन, मैरिज, अडोप्शन, बच्चा अडोप्ट करना और ये सब चीजें, को पार्सनरी पता है ना, HUF वाला केस आ गया। पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, उसका कैसे होगा। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, तो अगर फादर ने बोला था कि मेरी जायदाद से हर महीने कहीं वो रिलीजियस ट्रस्ट में जाना चाहिए, तो सन को वो ऑब्लिगेशन माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीजें लिखी हैं। गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट। इसके अलावा आप दान दक्षिणा और ये जो करते हो, ये किसके अकॉर्डिंग चलती है, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। तो अगर कहीं पे देना कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हमारे लॉ, जो पर्सनल लॉ हमारे हिंदुओं के बने उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रख के करा जाएगा। अब पर्सनल लॉ ऑफ जो मुस्लिम्स हैं वो फाउंड कहाँ किए जाते हैं। पहला इनकी जो बुक है होली कुरान, तो कुरान में है इनका। कुरान के अलावा एक्शन, प्रिसिप्ट्स एंड सेइंग ऑफ प्रॉम्प्ट मोहम्मद which thou not written during his lifetime were preserved by the tradition and handed down by the authorized person, these are known as hadith। तो वो कह रहे कि वो एक्शन, प्रिसिप्ट मतलब वो ऑर्डर्स, या वो सेइंग ऑफ प्रॉम्प्ट मतलब समवन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ये जैसे पीर पैगंबर बोलते हैं ना मुस्लिम्स में, तो उनको बोला गया। तो मोहम्मद ये जो इनके थे हाँ ये जो इनके मेन थे, इन्होंने ही मतलब सिखाया है कि मुस्लिम्स को क्या करना है क्या नहीं करना और ये सब चीजें। अब वो कह रहे कि चाहे उनकी बातें उस टाइम पे नहीं लिखी गई थी जिस टाइम पे वो जिंदा थे, ये प्रिजर्व करी गई बाय ट्रेडिशन और हैंडेड डाउन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। फिर ये धीरे धीरे ट्रेडिशंस में उतार दी गई, धीरे धीरे रिवाजों की तरफ फॉलो की जाने लगी, और बाद में इनको रिटर्न डाउन कर दिया कुछ ऑथराइज्ड पर्सन ने। तो इनको क्या बोला जाता है मुस्लिम में, हदीस बोला जाता है, हदीस कह दो जो भी। इजमस, a concurrence of opinion of companion of prompt and his disciples। फिर इनके जो प्रॉम्प्ट थे, जो अलग अलग उन्होंने जो बातें कही, और उनके डिसिपल्स मतलब उनके शिष्यों ने या उनके आने वालों ने जो भी बातें बोली, उन बातों को, उनके ओपिनियन को एक जगह इकट्ठा किया गया और उनको क्या बोला गया है, इजमस। फिर एक कियास और रीजनिंग बाय एनालॉजी, दीज आर एनालॉजिकल डिडक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ कुरान, हादीस, इजमस when none of these apply to a particular case। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पे इनमें से कोई अप्लाई नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, कियास मतलब रीजनिंग अप्लाई करते हैं कि तीनों को समझ के क्या आ रहा है, क्या कोई सी बात समझ में आ रही है या नहीं। रीजनिंग तो यही कहते हैं ना कि सिचुएशन बेस पे जो समझ में आ रहा है वो कर दो, वो रीजनिंग है। रीजनिंग तो यही है ना, जो समझ में आ रहा है समझ के उसको कर दो, वो रीजनिंग है। तो इसको क्या बोला गया, कियास बोला जाता है इनमें, कियास। और रीजनिंग बाय एनालॉजी, डिडक्शन जो आई है कंपैरिजन से, जो बातें निकल कर आई हैं तीनों चीजों को कंपैरिजन करने से, जब तीनों में से कोई किसी में एक में केस फॉल नहीं हो रहा है, दीज अप्लाइज टू ए पर्टिकुलर केस। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ऑन मोहम्मदन्स लॉ, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फेमस ऑफ देम बीइंग द हिदाया व्हिच वाज कंपोज्ड इन 12th century and fatwa alamgiri
which was compiled by commands of मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीरी। तो कह रहे कि इसके बाद जो और भी बुक्स निकल के आई, और भी चीजें निकल कर आई, उन सबको भी क्या माना गया है, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम्स लॉज माना गया है। तो ये पढ़नी है जस्ट, अब पूछा जाए तो याद भी करनी है, मतलब लिख के भी दे, क्योंकि इन वर्ड्स को जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तक याद नहीं होंगे। तो दो दो बार लिख कर आएंगे दोनों को, जितने वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को दो दो बार लिख के ट्राई करना है। मुस्लिम्स आर गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉ एज मॉडिफाइड बाय द स्टैच्यू लॉ एंड कस्टम। सेम लाइन लिखी गई है जो ऊपर है, ऊपर हिंदूज में लिखा था, नीचे मुस्लिम्स के लिए लिखा है। इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस, विल्स, सक्सेशन, लेगेसीज, मैरिज, डॉवरी, डाइवोर्स, गिफ्ट, गार्जियनशिप, इनमें भी वही चीजें हैं जो हमारे में है, लगभग सेम चीजों के ऊपर इनका भी लॉ है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं क्या, एक है पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड पर्सनल लॉ ऑफ मोहम्मदन्स, दूसरा है स्टैच्यू और लेजिस्लेशन। तो दो सोर्सेज हमने पढ़ लिए, कल तीसरा सोर्स स्टार्ट करेंगे जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में लिखा गया है कि ये सोर्सेज रहते हैं किस चीज के, इंडियन लॉ के सोर्सेज हैं। क्या है, हिंदी करनी है, इंग्लिश लिखी है, मुझे, मैंने थोड़ा पढ़ी है कोई। हाँ तो इंग्लिश मैंने हिंदी करी है, इस टॉपिक में मैंने कुछ नहीं बताया, जो लिखा था उसकी हिंदी करी है बस, क्योंकि ना तो मुझे इजमस का मतलब पता है, ना तुम्हें पता है, ना किसी चीज का मतलब पता है, तो मैं तो वही बता सकता हूं जो यहां लिखा है बस। क्या, नहीं नहीं, जो इन्होंने लिखी है, इन्होंने जो लिखी है उसको हादिस बोला गया है, इसी तरह नीचे जो लिखी है उसको इजमस बोला गया है। जैसे कुरान एक बुक है, इसी तरह हदीस भी एक बुक होगी, इसी तरह इजमस भी एक बुक है।